हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये मॉडल पेपर बहुत अच्छे से बनाया गया है। जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में सेलेक्ट किया गया है। आप लोगों को मैं दिखा दूं, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, एंड देख सकते हो सारे क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, कई सारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ आप लोग देख सकते हो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है। तो एक टीचर आपके लिए वही करता है जो स्टूडेंट के लिए अच्छा है। लाइक जैसे आपके माता पिता आपके लिए बहुत अच्छे चीज सोचते हैं कि हमारा लड़का आगे चलकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, वैसे एक अगर टीचर है तो वो भी सोचता है मैं अपने स्टूडेंट को कितनी अच्छी स्टडी करा दूं ताकि वो टॉपर बन सके। क्योंकि टॉपर हर एक स्टूडेंट सोचता है कि टॉपर बनूं, और एक टीचर जो होता है वो इतना पढ़ाना चाहता है कि हाँ हमारा जो स्टूडेंट है वो आगे चलकर टॉपर बने और अच्छी जॉब पाए। और मैं आपको इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कराने वाला हूं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोग स्टूडेंट हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कर देना। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर आप लोग इस वीडियो को मिस करोगे तो समझो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो गया। देखो इसमें एक नंबर यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले नंबर भी डिस्कस किए जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, तो आप लोग क्लास 10th में हो तो लास्ट तक देखना। चलो फिर हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग कॉपी पेन नहीं लिए हो तो कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट जरूर बनाना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। यानी कि जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। यानी कि ए आपका है जर्मनी का, एंड खा है इटली, एंड गा है फ्रांस, एंड घा है इंग्लैंड। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा, और आपको लास्ट तक देखना है। सारे क्वेश्चंस को समझ कर ही जाना है, फिर आपके पास एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमसे ज्यादा किसी को नहीं आता। मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा, मॉडल पेपर भी, सब कुछ। तो यहां आपका जो है फ्रांस से ये हुआ था, यानी कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। ये पहले का करेक्ट आंसर है। जल्दी से आप लोग नोट कर लो अगर आपको नहीं पता है, और अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जरूर जानते होंगे। यहां दूसरा क्वेश्चन देखो, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन हुआ था और इसका मुख्य कारण क्या था ये आपको बताना है। का रॉलेट एक्ट, खा खिलाफत आंदोलन, गा प्रथम विश्व युद्ध, घा द्वितीय विश्व युद्ध। तो अब आपके पास चार अच्छे ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन सा सही है ये आपको नहीं पता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है। ये मॉडल पेपर में सेलेक्ट इसलिए किया गया है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये मॉडल पेपर में सेलेक्ट किया हूं। ये है खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन का जो बड़ा कारण था वो है खिलाफत आंदोलन। याद कर लेना, ठीक है, नोट बना लेना। अगर आपको नहीं याद हो रहा तो नोट बना लो। यहां देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो यहां लिखा हुआ है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यानी कि पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण होता है उसका मुख्य कारण क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, यहां देख सकते हो, गहन खेती, या अधिक सिंचाई, या वन उन्मूलन, या पशुचारण। तो अगर इसका करेक्ट आंसर की बात की जाए तो वो है भैया अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई से भी बहुत ज्यादा भूमि निम्नीकरण होता है, ठीक है। तो यहां से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। और यहां चौथा नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहां देख लो, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। आपके पास ऑप्शन ए है, यानी कि का है पूंजी, खा है लाभ, गा है सेवाएं, एंड घा है कर। अब इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो आप लोग गेस करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने आपको बता दिया। यहां मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है पूंजी। जब तक आपके पास पूंजी नहीं होगा तब तक कोई भी उत्पादन नहीं होने वाला। तो यहां से मैंने आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, और जो 4 VIMP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को डिस्कस किया गया। तो जरूर याद कर लेना, ठीक है। आप लोग जरूर इसे याद करना, और इसे आप लोग नोट कर लेना, हमेशा याद करते रहना। और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी आएंगे, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मॉडल पेपर में ये सिलेक्ट किया गया है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बारी आएगा, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न समझेंगे, सभी इस वीडियो में है, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉडल पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहां देखो प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन और कौन घोषित किया गया? तो यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जरूर नोट कर लेना यार, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहां आप देख लो क्या सही है। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। जो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क था
ऑटो वन बिस्मार्क, उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क का। और पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया था? जल्दी से आप लोग याद कर लो, पर्सा के राजा थे विलियम प्रथम। विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट या फिर जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद कर लेना। अगर आपको नहीं याद हो रहा तो नोट्स बनाकर याद करो। ठीक है, आप उसे लिख कर याद करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत ज्यादा आने वाले हैं। साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के, सब कुछ विथ मॉडल पेपर के साथ। लाइक ये सारे क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको याद ही कर लेना चाहिए, इसीलिए ये आपका एक मॉडल पेपर के टाइप का है, सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहां प्रश्न नंबर 2 समझो, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो यहां जैव और अजैव संसाधन, देखो जैव और अजैव, देखिए यहां आपका नाम से थोड़ा अंतर है। जैव मतलब जिसमें जीव हो, यानी कि जिसके अंदर जीवन यापन होता है, जिसके अंदर जीव होते हैं। और अजैव मतलब निर्जीव चीजें होती हैं। सब कुछ समझ में आएगा, टोटली आपको समझ में आएगा। देखो यहां जैव और अजैव संसाधन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा विथ एग्जांपल के साथ। देखो यहां लिखा हुआ है जैव संसाधन। जैव संसाधन का अर्थ आपको समझ में आया, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति कहां से होती है? जीव मंडल से होती है, और जिनमें जीवन व्याप्त होता है। जिनमें क्या होता है? जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाता है। देखो इसकी जो प्राप्ति होती है जीव मंडल से होती है। जीव मंडल से होती है यानी कि इसमें जीवन यापन होता है, और जिसमें जीवन व्याप्त होता है मतलब जीवन होता है, उत्सर्जन होता है, पाचन होता है, श्वसन होता है, घूमते हैं, टहलते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये होता है जैव संसाधन। लाइक यहां देखो मनुष्य भाई मतलब एक जैव संसाधन के अंतर्गत है। वनस्पति जगत में जैसे पेड़ पौधे, इनके अंदर भी जीव होते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे से होते हैं, ऐसे तब उन्हें लगाया जाता है और वो बहुत बड़े से हो जाते हैं भाई, उसमें भी जीव होता है, क्योंकि वो भी काफी तेजी से प्रोग्रेस करते हैं। प्राणी जगत में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जैव संसाधन से रिलेटेड। तो यहां से जैव संसाधन आपको पूरी तरह से समाप्त हो गया और आपको समझ में भी आ गया। आप पहले परिभाषा याद कर लो, जो परिभाषा है, फिर आप इसका एग्जाम्पल याद कर लो। ठीक है, दोनों अगर आप याद करोगे एक नंबर आपका मिलेगा, 2 नंबर का रहेगा। ओके, फिर यहां अजैव संसाधन मैंने कहा है कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। मैंने बताया है कि वे संसाधन जिसमें जीव नहीं होते, निर्जीव होते हैं, वही तो अजैव संसाधन कहलाएंगे। लाइक देखो चट्टानें और धातुएं, चट्टानें जहां रहेंगी वहीं रहेंगी, ना कभी बढ़ेंगी ना कभी मोटा होंगी, जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। और धातुएं भी एक अजैव संसाधन है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? निर्जीव हैं। क्या हैं? निर्जीव हैं, इसीलिए इनका नाम अजैव संसाधन रखा गया है। चलो फिर समझ में आ गया, जैव संसाधन और अजैव संसाधन समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन याद करना है, याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 समझो, यहां प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? जो प्रति व्यक्ति आय होता है उससे आप क्या समझते हो, क्या तात्पर्य है? यहां देख लो, आंसर समझो। सबसे पहले किसी देश की कुल आय, जैसे किसी देश की जो कुल आय है, कुल आय जितना हो, पूरे देश में जितनी आय है, ठीक है, और कुल जनसंख्या से भाग देने पर, लाइक जितना आय है उसे आप ऊपर रखो और नीचे जितनी जनसंख्या है उसे रखो, भाग देने पर औसत आय कहते हैं। और जब वो आय मिलती है जो, उसे औसत आय कहते हैं, इसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, और औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका सबसे सरल तरीका है, लाइक एक घर में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं। अब 10 लोगों की अर्निंग कितनी है? लाइक 10 लोगों की कमाई है 1000, एक दिन में 1000। अब 1000 है, यानी कि यहां आपको कुल देश लेना है, कुल देश की जनसंख्या, देखो कुल देश की आय, और यहां मैं केवल 10 घर यानी कि 10 परिवार का आय ले रहा हूं। ठीक है, फिर मान लो उनका 1000 रुपया है। अब देखो यहां अगर मान लो कि 10 लोग हैं तो यहां जनसंख्या, पूरी जनसंख्या, जैसे यहां कुल देश की जनसंख्या लेना है, यहां पूरी जनसंख्या, तो यहां आप इसे कट कर दोगे तो यहां एक व्यक्ति का 100 है, यानी कि 100 रुपया एक व्यक्ति का है, और 10 व्यक्तियों का 1000। यही है एक बहुत छोटा सा, एंड यहां आपको भैया 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया है जो अतलघुत्रीय है, जरूर याद कर लेना। ये 3 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो यार याद करके जाना। अगर आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, 3 ईयर प्रीवियस पेपर, सब कुछ प्रोवाइड करने वाला हूं। केवल करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मैं कुछ भी प्रोवाइड करूं आप सबसे पहले देख सको, और फुल तैयारी करो, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे वीडियोज भी प्रोवाइड करने वाला हूं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाला है, तो सभी आपके लिए आएंगे। ठीक है,
तो यहां अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप लोग कंप्लीट कर लो। ये देखो यहां लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। देखो यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के एकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। अब आपको पता है जर्मनी का एकीकरण, नहीं पता है तो भी आपको आज पता चल जाएगा, याद हो जाएगा बस। देखो जर्मनी का एकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है और फिर अभी आपका और भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आ जाओ हम लोग समझ लेते हैं। पहला पॉइंट के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। पॉइंट नंबर फर्स्ट समझो। 1862 ईस्वी याद रखना यार, क्योंकि ईस्वी आप थोड़ा सा माइंड में ज्यादा रखा करो, उसे बार बार रटा करो, क्योंकि ईस्वी इंपॉर्टेंट है। लाइक एक जीवन परिचय लिखते हो तो उसमें ईस्वी यानी कि जन्म मरण वो इंपॉर्टेंट होता है, कब हुआ था जन्म और कब हुआ था मरण। इसी प्रकार से जो आपका सामाजिक विज्ञान है इसमें ये इंपॉर्टेंट है। मैं ऑटो वन बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना। कौन बना? ऑटो वन बिस्मार्क क्या बना? पर्सा का चांसलर बना था ऑटो वन बिस्मार्क। कब? 1862 ईस्वी में। याद कर लेना, पहला पॉइंट है। और अगर मैं इसमें जितना बताऊंगा उससे ज्यादा भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। और अगर आप एक बार बुक से पढ़ लोगे तो आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वो एक कहानी के रूप में है और कहानी के रूप में ज्यादा समझ में आता है। ठीक है। दूसरा समझो, बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति से जर्मनी का एकीकरण किया। जो बिस्मार्क था वो रक्त और लौह की नीति से, किससे? रक्त और लौह की नीति से जर्मनी का एकीकरण किया। ये नीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रक्त और लौह की नीति। ठीक है। तीसरा पॉइंट समझ लो, 18 जनवरी सन 1871 को वारसाई के महल में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और इस तरह 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी का एकीकरण हुआ कब हुआ? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? 18 जनवरी सन 1871 को वारसाई के महल में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अब जब इसे जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया तो इस तरह 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। यह था जर्मनी का एकीकरण और वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप और जानते हो तो और भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना भी लिख दोगे तो आपको अच्छा मार्क मिल जाएगा। ओके, समझ में आ गया? सब कुछ आपको क्लियर हो गया? ठीक है। यहां से आपको यह भी समझ में आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखो दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न एनसीईआरटी बुक का है और एनसीईआरटी बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी बुक के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। यहां लिखा हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, एक होता है पहाड़ी क्षेत्र, कटीली क्षेत्र और बहुत सारी क्षेत्र होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने जाने चाहिए या उठाने चाहिए। अब पहाड़ी क्षेत्र में भी मृदा अपरदन होता है, आपको पता है वहां भी मृदाएं नष्ट होती हैं। कैसे कैसे बहुत सारे हैं, लेकिन वहां किस प्रकार से हम उसका रोकथाम कर सकते हैं, उसे रोका जा सकता है, ये आपको बताना है। तो समझ लो, मृदा के कटाव, जो मृदा के कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे जब मृदा का कटाव होता है तो मृदा अलग अलग बह जाती है, अलग अलग जगहों पर चली जाती है, तो यही प्रक्रिया जो होती है मृदा अपरदन कहलाती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। और अगर पहाड़ी क्षेत्र में आपको मृदा अपरदन रोकना है, मृदा अपरदन को, तो कई सारी विधियां हैं, लेकिन मैं आपको 3 से 4 चीजें बताऊंगा। ठीक है, पॉइंट के द्वारा। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट समझो कि पर्वतीय ढालों। तो यहां पहला आपका क्या है? देखो पहला है, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है पर्वतीय ढालों पर। जो पर्वतीय ढाल होते हैं, लाइक वहां ढाल बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र कहीं पहाड़ है, फिर नीचा है, फिर पहाड़, ऐसे ढालू क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ढालों पर समोच्च रेखाओं के समांतर या समान अंतर, जो समोच्च रेखाएं होती हैं उसके समान अंतर हल चलाने से ढाल के साथ जल की बहाव गति जो घटती है और इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। यहां कहने का अर्थ है इस तरह से हम लोग भूमि का निम्नीकरण रोक सकते हैं या फिर मृदा अपरदन रोक सकते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे? देखो लिखा हुआ है पर्वतीय जो ढालों होते हैं, जो पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से, जैसे समांतर हम लोग हल चलाएंगे तो जो ढाल के स्थान पर जल का बहाव गति घटती है और इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। जब जल की बहाव घटेगी तो मृदा अपरदन जो है वो कम होगा, क्योंकि जल की गति यानी कि जल की गति जितना तेज होगी उतना ज्यादा मृदा अपरदन होगा। तो यहां ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो, जो पर्वतीय क्षेत्रों में
पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। भैया यहाँ एक पट्टी कृषि है, जो कि मुझे इसका उतना ज्यादा नॉलेज है नहीं, पट्टी कृषि क्या है, लेकिन आप याद रखना, याद कर लेना, पट्टी कृषि लाइक इस पट्टी बनाकर किया जाता होगा, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए पट्टी कृषि, याद रखना कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है पट्टी कृषि के द्वारा क्या किया जाता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तीसरा नंबर देखो, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर, बांध आपको पता है, बांध, ठीक है, नाम सुना होगा और देखा भी होगा। बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है और मृदा रोधक बांध अवनलिकाओं के फैलाव को रोकते हैं। यहां आपका है तीसरा नंबर पॉइंट, और मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे ध्यान से लिख लिख कर याद कर लेना, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट है कि पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। तो यहां आप सीढ़ीदार खेती कर सकते हो या फिर समोच्च जुताई कर सकते हो, एंड बहुत सारी विधियां हैं जिसे आप लगाकर बढ़िया से मृदा अपरदन रोक सकते हो पहाड़ी क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों की बात की गई। तो यहां से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। क्या देखेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, विथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझना, आप लोग पूरा पूरा अपना ध्यान इसी पर रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके कह रहा हूं। देखो लिखा हुआ है, उदारवादियों को 1848 के क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता था, ठीक है। एंड उदारवादियों के किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक या फिर आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया, ठीक है, बढ़ावा दिया। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। देखो लिखा हुआ है कि जो उदारवादी होते हैं, उदारवादियों की जो 1848 की क्रांति वास्तव में तब हुई जब कई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, जहां रोजगार नहीं थे, बेरोजगार थे सभी लोग, भूखमरी यानी कि भूख से सभी लोग मर रहे थे, भूखमरी छाई हुई थी, तथा गरीबी का वातावरण था, बहुत ज्यादा वहां गरीबी थी, भूखमरी था, रोजगार नहीं था, सभी लोग बेरोजगार थे, ऐसे में भूखमरी छाई हुई थी। और इस क्रांति को लाने से मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था। लाइक जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो जब इसको मतलब संभव कराया, क्योंकि मध्यम वर्ग को भी बहुत ज्यादा कष्ट झेलना पड़ता था, और जिस कारण सभी देशों में कई व्यापक परिवर्तन हुए, जिस प्रकार इसी के कारण बहुत ज्यादा व्यापक परिवर्तन हुए। और मैं आपको 3 परिवर्तन समझाऊंगा, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन एंड आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। तीनों को समझो ध्यान से, ठीक है। तो पहला आप समझो राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। जो राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ था, फर्स्ट है राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की। लाइक जो राजतंत्र था, मतलब राजाओं का शासन था, उसको हटाया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। ये पहला पॉइंट है, किसमें? राजनीतिक में। एंड यहां दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जनप्रतिनिधि सभाओं के निर्माण के लिए प्रयास आरंभ हुए, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट देखो, महिलाओं को राजनीति मताधिकार दिए जाने की मांग की, यानी कि महिलाएं भी अब राजनीति कर सकती हैं, राजनीति का अधिकार दिया गया कि अब महिलाएं भी राजनीति करें, पुरुष से कम नहीं रहे महिलाएं, महिलाएं भी पुरुष के समान रहें, उनको भी कम ना समझो। तो ये हो गया 3 पॉइंट राजनीतिक क्षेत्र में योगदान, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। अब हम लोग समझेंगे सामाजिक, जो सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन होता। पहला, महिलाओं को पुरुष के समान दर्जा दिया जाने लगा, यानी कि जो महिलाएं थी, महिलाएं भी अब पढ़ सकती थी, नौकरियां कर सकती थी और राजनीति कर सकती थी, सब कुछ कर सकती हैं। जो एक पुरुष कर सकता है वही महिलाएं भी कर सकती हैं। तो ये पहला पॉइंट है, महिलाओं को पुरुष के समान दर्जा दिया जाने लगा। दूसरा पॉइंट ये समझो, 2 ही पॉइंट है इसमें, कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। पहले क्या होता था, जो कुलीन वर्ग थे, जैसे राजाओं थे, बहुत ज्यादा जो अमीर लोग थे, उन्हीं का दबदबा था, लेकिन अब कुलीन वर्ग को पीछे कर दिया गया और मध्यम वर्ग को ज्यादा बढ़ावा दिया गया और महिलाओं को भी ज्यादा बढ़ावा दिया गया और जो कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम की गई। तो ये था सामाजिक क्षेत्र में। अब हम लोग समझेंगे आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। पहला, मजदूरों और कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया। जो मजदूर थे तथा जो कारीगर थे, उन्हें भी अपना मतलब अधिकार चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने आंदोलन चलाया। एंड यहाँ दूसरा है, भूदास्ता और बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया।
तो ये था हमारा आज का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और अगर आप इस मॉडल पेपर को समझे होंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर था। इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिया है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सभी प्रश्न हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज। तो वीडियो को लाइक पहले कर दो और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके स्टडी करने में। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।